दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे। कल तक हमने पढ़ लिया था। जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो कि सब स्कूल कौन कौन सा है मिताक्षरा स्कूल का। तो आज हम उसके जो भी सब स्कूल्स हैं उसके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, our फर्स्ट टॉपिक इज मद्रास स्कूल और द्रविडियन स्कूल ऑफ थॉट। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है इट एग्जिस्ट इन साउथ इंडिया। मतलब ये जो है ये साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करता था, उधर ही इसका रूल एंड रेगुलेशन चलता था। और दूसरा पॉइंट जो है, द मेन अथॉरिटी accepted by this school this school by this school is स्मृति चंद्रिका authored by देवनंदा भट्टा। ये स्मृति जो है वो मोस्टली जो है, मतलब वो एक्सेप्ट किया जाता है स्मृति चंद्रिका ऑथराइज्ड जो है देवनंदा भट्टा के ऊपर वो किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। इस अथॉरिटी को ऑथराइज किया जाता है इसके अंदर। इन द केस ऑफ एडॉप्शन by a widow, it has the peculiar custom that the consent of the subpoenas was necessary for a valid adoption। वो जो है ये एक केस में, एडॉप्शन के केस में वो कहता है कि जो विडो है, जो विधवा है, वो पेकुलर कस्टम के अंदर आती है और उसका जो है कंसेंट जो है वो सपेंडर रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, एक वैलिड एडॉप्शन के लिए। अगर कोई विधवा है, उसके बच्चे को कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके लिए जो विधवा है उसका वो कंसेंट दे सकती है, वो कंसेप्ट देगी सपेंडा रिलेशन के लिए, जो कि नेसेसरी है एक वैलिड एडॉप्शन के लिए। टू इंडिविजुअल्स are considered subpoenas of
each other if they have a common ancestors within the preceding three generations। वो जो है कि दो इंडिविजुअल्स जो है वो कंसीडर करते हैं सपेंडा रिलेशनशिप को, जो कि एक दूसरे के सपेंडा रिलेशन को कंसीडर करते हैं कब, जब वो जो है एक कॉमन एंसेस्टर होते हैं विद इन द प्रोसीडिंग ऑफ 3 जनरेशन, मतलब 3 जनरेशन के प्रोसीडिंग के अनुसार वो कॉमन एंसेस्टर होते हैं, तो वो सपेंडा रिलेशनशिप में आते हैं। In other words, if they share a common bloodline within 3 generation, they are considered सपेंडाज। मतलब दूसरे वर्ड में ये भी कहता है कि जो है वैसा ब्लड लाइन जो कि 3 जनरेशन के अंदर आता है, तो वो जो है वो भी सपेंडाज कहलाता है। तो पहला इसके अंदर जो है वो साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करता है, मद्रास स्कूल और ड्रेविडियन स्कूल ऑफ थाट्स, और मेन अथॉरिटी जो है वो एक्सेप्ट करता है इस स्कूल के अंदर जो है, इस स्कूल को एक्सेप्ट करता है स्मृति चंद्रिका ऑथर जो हैं देवानंदा भट्टा के द्वारा। और तीसरा जो है इस अगर एडॉप्शन के केस में अगर विधवा जो है वो पेक्यूलर कस्टम जो है उसके अंदर वो कंसेंट कर देती है सपेंडाज के द्वारा, उसके सपेंडा होने वो कंसेंट देती है, और जो कि नेसेसरी है वैलिड एडॉप्शन के लिए। और उसके बाद चौथा में कहता है कि सपेंडा रिलेशन वो कॉमन एंसेस्टर जो होते हैं वो 3 जनरेशन तक के वो कहलाते हैं सपेंडा रिलेशन। उसी को फिर दूसरे वर्ड में कहता है कि कॉमन ब्लड लाइन जो है वो 3 जनरेशन के अंदर वो भी सपेंडाज रिलेशनशिप में ही आएंगे। तो चलिए ये टॉपिक, ये मद्रास वाला कंप्लीट हो गया। और हमारा दूसरा क्या है, हमारा दूसरा है महाराष्ट्र स्कूल। महाराष्ट्र स्कूल और बॉम्बे स्कूल ऑफ थाट्स। तो इसका पॉइंट क्या है, इट एग्जिस्ट इन बॉम्बे, मुंबई जो है उसका नाम, और गुजरात। दूसरा पॉइंट जो है द मेन authority accepted by this school is Vyavhara Mayukha authored
बाय नीलकंठा। ये जो है ये एग्जिस्ट करता है बॉम्बई में और गुजरात में, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात में ये स्कूल एग्जिस्ट करता है। और इसका मेन अथॉरिटी जो एक्सेप्ट करता है वो इस स्कूल को वो है व्यवहार मयूखा, जो कि ऑथर्ड है, इसके ऑथर है मलाकंठा। और इसका तीसरा पॉइंट जो है, इसका तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, दिस स्कूल has got an entire work of religious and civil laws। और ये जो है वो इसका ये इंटायर वर्क करता है इस पर रिलीजियस और सिविल वर्क के ऊपर। तो इसका पहला था कि ये बॉम्बे और गुजरात में एग्जिस्ट करता है। दूसरा था कि ये स्कूल जो है इसके मेन अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्टेड हैं व्यवहारा मयूख्या के मयूख्या, जो कि जिसके की ऑथर है नीलकंठा। और ये स्कूल जो है वो पूरा वर्क करता है रिलीजियस और सिविल लॉज के ऊपर। और चलिए तीसरा हम लोग जो था तीसरा जो स्कूल था वो है बनारस स्कूल्स ऑफ थाउट्स, बनारस स्कूल ऑफ थाउट्स। तो इसका जो है इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, इट एक्सटेंड्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एक्सेप्ट in Punjab where its authority is modified by customary law in रूरल एरियाज। ये जो है नॉर्दर्न इंडिया में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका एक सिवाय पंजाब के, मतलब पंजाब को छोड़ के पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और इसके अथॉरिटी जो है वो मॉडिफाइड है कस्टमरी लॉ। इसका अथॉरिटी जो है वो मॉडिफाइड है कस्टमरी लॉ जो रूरल एरियाज में है उसके ऊपर। और दूसरा पॉइंट इसका क्या है, द मेन अथॉरिटी accepted by this school is वीरा मित्रोदया ऑथर्ड बाय मित्रा मिश्रा। ये जो है वो मेन अथॉरिटी जो इसका एक्सेप्ट करता है वो है वीरा मित्रोदया, जिसके की ऑथर हैं मित्रा मिश्रा। इनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है मेन अथॉरिटी जो है। और चौथा है मिथिला स्कूल। मिथिला स्कूल ऑफ थॉट्स। तो इसका पहला पॉइंट जो है मिथिला स्कूल का, इट एग्जिस्ट इन
It exists in Tirhut, North Bihar and Uttar Pradesh near the Yamuna river। यह जो एग्जिस्ट करता है तिरहुत एरिया में और नॉर्थ बिहार और उत्तर प्रदेश के एरिया में, जो कि यमुना नदी से निकट पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एरिया जो यमुना नदी से निकट पड़ता है और तिरहुत और नॉर्थ बिहार में यह एग्जिस्ट करता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? द मेन authority accepted by this school is विवाद चिंतन मणि authorized by Vachspati Mishra and विवाद रत्नाकरा authored by चंदेश्वर ठाकुर। इसके मेन अथॉरिटी जो एक्सेप्ट करते हैं वो विवाद चिंतन मणि है, जो कि ऑथराइज करते हैं उसके जो ऑथराइज्ड हैं वो वचस्पति मिश्रा हैं, और विवाद रत्नाकरा के जो है उसके ऑथर हैं चंदेश्वर ठाकुर। मतलब इसके अंदर दो आते हैं, एक विवाद चिंतन मणि और दूसरा विवाद रत्नाकरा। चलिए, और पांचवा हम लोग पढ़ते हैं। पांचवा जो है वो पांचवा तो है ही नहीं, और इसका ये चारों जो थे ये इसके ये क्या नाम है इसका, मिताक्षरा के अंदर आते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट दाया भाग के बारे में। तो ये मिताक्षरा हमारा कंप्लीट होता है। मिताक्षरा भी हमने पढ़ लिया, उसके फीचर्स भी हमने पढ़ लिए। उसके बाद फिर मिताक्षरा के अंदर सब स्कूल आते थे, फिर सारे सब स्कूल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे दाया भाग के बारे में। दाया भाग के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए पीछे का। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों के लिए। जितना भी एग्ज़ामिनेशन होता है, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, या यहाँ तक कि आपके कॉलेज एग्ज़ामिनेशन में भी ये पूछा जाता है इसके ऊपर से क्वेश्चन, तो उसके लिए बेस्ट है। तो चलिए अब हम लोग दाया भाग के बारे में पढ़ते हैं। ओके, दूसरा क्या था? दूसरा स्कूल हमारा कौन सा था? सेकेंड वन इज दाया भाग। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं? द यजन्यवाल्क्य स्मृति and some other smriti are commented on by Jimyut Vahana
जिम्यूत वाहना अंडर द टाइटल दाया भाग। जिम्यूत वाहना, ये जो है यजन्ना वाल्क्य स्मृति जो है उसके द्वारा और कुछ स्मृति के द्वारा वो कमेंटेड किया गया कि इसमें जिम्यूत वाहना में जिसका की टाइटल है दाया भाग, जो कि टाइटल है दाया भाग का, अंदर दाया भाग के टाइटल में जिम्यूत वाहना में ये दिया गया है, इसके बारे में बात किया गया है। और इट एग्जिस्ट इन बंगाल एंड असम ओनली। यह जो है बंगालियों के द्वारा और असमीज़ के द्वारा वो किया जाता था, एग्जिस्ट होता था बंगाल और असम में ओनली। और तीसरा पॉइंट क्या है, इट हैज़ नो सब स्कूल्स, इसके अंदर कोई सब स्कूल नहीं आता। ये दो ही के अंदर होता ही था, तो इसके अंदर क्या ही सब स्कूल्स वगैरह कुछ भी आएंगे। तो चलिए इसका पॉइंट पढ़ लेते हैं, इसके अंदर फिर फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स ऑफ दाया भाग स्कूल। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं अब। तो पहला फीचर्स क्या है, सपिंडा रिलेशन इज बाय पिंड ऑफरिंग। इसके अंदर ये कहा जाता है कि सपिंडा रिलेशन जो है वह ऑफर करता है पिंड को, मतलब पिंडदान जो है मरने के बाद जो हम हिंदुओं में होता है पिंडदान दिया जाता है या मुखाग्नि जो दिया जाता है वह सपिंडा रिलेशनशिप के ही द्वारा दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि इसके अंदर जो है सपिंडा रिलेशनशिप जो है वह पिंड ऑफर करता है, पिंड देने का ऑफर उसी को किया जाता है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। तो दूसरा क्या है, द right to Hindu joint family property is not by birth but only on the death of the father। तो इसमें जो है, इसमें कहता है कि राइट मतलब जो भी राइट होता है हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो जो है वो बाय बर्थ नहीं होता, वो जो है बाय बर्थ नहीं होता, वो तब होता है जब उसके पिता गुजर जाते हैं। मतलब कोई भी लड़का है उसमें उसका जो किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे राइट है, हिंदू फैमिली के जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पे जो राइट है, तो उसका राइट जो वो जन्म से नहीं होता है, उसका राइट जो है वह उसके फादर के डेथ के बाद ही होगा। तो चलिए तीसरा हम लोग बात करते हैं पॉइंट का। तीसरा क्या है, द सिस्टम ऑफ डिवोल्यूशन of property is inheritance, the legal heirs sons have definite shares after the death of the father। इसमें जो है वो सिस्टम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिटेंस है, और लीगल हायर्स जो है मतलब उसका जो बेटा है वो
डेफिनिट शेयर्स ऑफ उसके पास जो है डेफिनिट शेयर्स तब आएगा जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो सेम ही है, मतलब प्रॉपर्टी के बारे में इन दोनों में बात किया गया है। each brother has ownership over a definite fraction of the joint family property, and so can transfer his share। इसमें कह रहा है कि अगर दो भाई हैं, अगर दो भाई हैं, चार भाई हैं, जितने भी भाई हैं, तो अगर एक से ज़्यादा भाई हैं तो उनके जो ऑनरशिप होंगे वो डिफिनिट फ्रैक्शन होंगे, डिफिनिट फ्रैक्शन ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का होगा, और वो जो है वो अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब जितने भी भाई होंगे वो ऑनरशिप होंगे ओवर डिफिनिट फ्रैक्शन, मतलब उसके जितने पार्ट में भी जितने भाई होंगे उतने पार्ट में डिवाइड करके, और उसके जो हैं ऑनर होंगे, और वो जो है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का ही होगा ऐसा, और वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके शेयर को एक दूसरे में। नाउ द लास्ट पॉइंट इज on the death of the husband, the widow becomes a co-partner with other brothers of the husband. She can enforce partition of her share। तो इसमें कह रहा है कि अगर कोई औरत जो है किसी औरत का हस्बैंड मर जाता है, वो विधवा हो जाती है, तो उसका क्या है, वो को पार्टनर बन जाती है उसके बाकी भाइयों के, हस्बैंड के भाइयों के साथ, और वो जो है वो इन्फोर्स कर सकती है पार्टीशन को, और उसके शेयर को, तो उसका शेयर जो है ऑटोमेटिक उसके पास आ जाएगा, वो को पार्टनर बन जाएगी उसको में। तो चलिए, हमारा इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट जो है वो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उस पर बात करते हैं हम लोग। तो डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा एंड दाया भाग स्कूल। तो हम लोग पहले वो कर लेते हैं, इधर मिताक्षरा, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो मिताक्षरा बीच से ये कर दिए, नाउ दिस साइड इज दाया भाग। तो इसका पहला पॉइंट जो है वो क्या है, अंडर दिस स्कूल the right to ancestral property arises by birth
इसमें जो है बाय बर्थ से ही वो एराइज करता है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे अपना राइट रखता है। और इधर क्या है, अंडर दिस स्कूल द राइट टू ancestral property is only given after the death of कौन, द डेथ ऑफ फादर। उसमें क्या है, वो बर्थ से ही मिल जाता है, मतलब जन्म होते के साथ मिल जाता है। और इसमें क्या है कि उसके पिता के मृत्यु के बाद मिलता है। और जो है उसके मतलब लास्ट ऑनर जो होते हैं, लास्ट ऑनर के डेथ के बाद मिलता है। तो दोनों टर्म है, मतलब उसके पिता के जो बच्चा पैदा हुआ है उसके बाप के मृत्यु के बाद मिलेगा, और दूसरा जो है उसी में या तो उसके ऑनर के जो लास्ट ऑनर रहा है उसका, उसके मृत्यु के बाद मिलेगा। तो चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है द सन becomes the co-owner of the property sharing similar right as of फादर। तो वो कह रहा है कि ऑनर का बेटा जो है वो भी को ऑनर हो जाता है अपने बाप के साथ, जिस तरह से उसके पापा वो उस प्रॉपर्टी के ऑनर होते हैं, वो भी शेयरिंग ऑनर हो जाता है। और इधर क्या कहता है, इट डज नॉट recognize the birth right of any individuals over ancestral property। इसमें बचपन से वो क्या कहता है, उसके बेटे को राइट मिल जाता है, और इसमें जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी कोई राइट नहीं मिलता है। तीसरा है द फादर डज नॉट possess the absolute right to alienate the property। तो इसमें जो है वो उसके पापा जो है वो पोजेस नहीं कर सकते एब्सोल्यूट राइट टू एलिनेट द प्रॉपर्टी, के ऊपर कोई उनका जो है वो पोजेस नहीं होगा। The father has the absolute right of alienation of the ancestral property as he is the sole owner of that property during his
ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। मतलब इसमें क्या था, उसमें क्या कहता है, एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है उनका प्रॉपर्टी पे। और इसमें जो है दाया भाग में जो है वो कहता है कि एब्सोल्यूट राइट है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, और वो जो है फादर जो है वो सोल ऑनर कहलाते हैं ड्यूरिंग हिज, उस प्रॉपर्टी पे के सोल ऑनर कहलाते हैं जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। नाउ द फोर्थ वन इज द सन अटेंड्स द right to the son attains right to become the co-owner of the property and he can ask for the partition of the ancestral property even against the father, and can demand for his share। इसमें कहता है कि बेटा जो है वो उसका भी राइट होता है, वो कोऑनर होता है इस प्रॉपर्टी का, और वो पार्टीशन के लिए भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए भी मांग कर सकता है। इवन द उसका अगर उसका पापा उसके अगेंस्ट भी होता है तो फिर भी वो डिमांड कर सकता है उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के शेयर में। और इधर जो है द सन has no right to ask for the partition of ancestral property against his father। और इसमें जो है, इसमें प्रॉपर्टी के लिए मांग कर सकता है और वो को ऑनर भी होता है, और पार्टीशन के बारे में भी बात कर सकता है। और इसमें जो है इसमें बेटा जो है वो अपने पिता की प्रॉपर्टी पे या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो भी है उसके लिए अपने पिता से पार्टीशन के लिए मांग नहीं कर सकता है। नाउ 5 पॉइंट। अंडर this school the survivor ship rule is prevalent in case of the death of any member in the joint family, his interest shall pass to other members
of the family. इसमें जो है सर्वाइवरशिप अंडर द स्कूल, दिस स्कूल सर्वाइवरशिप रूल जो है वो प्रिवेलेंट है। और वैसे केस में जब किसी का डेथ हो जाता है जॉइंट फैमिली के मेंबर का, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो दूसरे फैमिली मेंबर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसमें क्या है, वाइल इन केस ऑफ दाया भाग, while in the case of दाया भाग school, the interest of the member on their death shall pass on their heirs like widow, son and daughters. वैसे केस में, जहाँ इस केस में क्या है कि वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स को उसका जो इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में वो दे दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि उस व्यक्ति के मरने के बाद उसका जो भी वो इंटरेस्ट होता है वो, या फिर जो भी राइट होता है वो उसकी विधवा औरत और उसके बेटे और या उसकी बेटी के नाम पे ही ट्रांसफ़र होता है। छठा पॉइंट इज़ the members can't dispose the members can't dispose of their share of property। वो जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो डिस्पोज नहीं कर सकते उसके शेयर ऑफ प्रॉपर्टी को। और इसमें क्या है, इसमें जो है द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली enjoy the absolute right to dispose of their property। इसमें जो है वो उसके प्रॉपर्टी, जब मेंबर्स जो है वो डिस्पोज नहीं कर सकता है उसके प्रॉपर्टी को, और इसमें जो है वो फैमिली इंजॉय कर सकता है एब्सोल्यूट राइट को, और उसको डिस्पोज भी कर सकता है। सेवेंथ वन इज एंड लास्ट, द रूल ऑफ ब्लड रिलेशनशिप और कंसेग्निटी is followed in case of inheritance। ब्लड रिलेशनशिप जो है और कंसेग्निटी जो है वो फॉलोड होता है इनहेरिटेंस के केस में। और इधर क्या है, इनहेरिटेंस is governed by the rule of the offering of pindas।
इसमें जो है इसमें ब्लड रिलेशन रूल फॉलो होता है, और इसमें जो है वो क्या बोलते हैं, पिंड दान का जो भी ऑफर करता है वो रूल इनहेरिटेंस के लिए फॉलो होता है। ओके, तो ये हमारा स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग नेक्स्ट डे अब दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, अगर आप लोगों को समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गुड बाय।